everyone, welcome to the sociology class. So, as you can see, this is the part 2 of Unit 6 Marriage. Part 1 has been already done. This is the link that you can click on and see the video. Okay, so let's get into the lecture. So, now we are going to understand what is Anuloma marriage and what is Pratiloma marriage. Okay, so Anuloma marriage में क्या होता है कि दिस इज अ अलायंस बिटवीन अ लोअर क्लास वुमेन एंड अ हायर कास्ट मैन. तो एक लोअर क्लास का वुमेन जो है वो एक हायर क्लास के मेन से मैरी करता है. दिस इज कॉल्ड अनुलोमा मैरिज. ओके, पर प्रतिलोमा में इसका अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है कि अलायंस बिटवीन हायर कास्ट वुमेन एंड अ लोअर कास्ट मैन. तो लोअर कास्ट मैन होता है इसमें और वुमेन क्या होता है वो हायर कास्ट. तो जो ऊपर है वो हायर कास्ट वाला है. तो अनुलोमा में मेन हायर कास्ट का होता है और प्रतिलोमा में वुमेन हायर कास्ट की होती है. ठीक है, तो आपको वुमेन का ही देख के चलना है. अनुलोमा में वुमेन क्या होती है लोअर कास्ट और प्रतिलोमा में क्या होता है वुमेन हायर कास्ट की होती है और वो लोअर कास्ट मेन से शादी करता है. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. द फॉर्मर इज रिफर्ड टू एज हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी. अनुलोमा को बोला जाता है हाइपरगेमी. ओके, और प्रतिलोमा को क्या बोला जाता है हाइपोगेमी इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी. ओके, रिलीजियस एंडोगेमी क्या है? रिलीजियस एंडोगेमी इज वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव फॉर्म ऑफ एंडोगेमी. बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल है कह सकते हैं. काफी कॉमन या फिर यूनिवर्सल. ठीक है. रूल्स ऑफ एक्सोगेमी अमंग हिंदूज आर वेरी स्पेसिफिक. तो हिंदू में जो एक्सोगेमी रूल्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका साल, इसका जो ईयर है वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम. ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉरबिड्स मैरिज between Sapind and specific that marriage between two persons related within 5 generation on father's side and 3 generation of mother's side is void. तो ये हमें हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली बताया गया है कि यू कैन नॉट मैरी 5 टाइम जनरेशन पापा के साइड से और कितना 3 साइड जनरेशन फ्रॉम मदर्स साइड यू कैन नॉट मैरी. ओके, सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक रूल. सो दीज टाइप ऑफ रूल्स आर गिवन इन स्पेसिफिक हिंदू रिलीजन. ओके, now there is another thing, the exogamic rule prohibiting marriage between siblings. siblings में मैरी करना एकदम prohibited होता है ना. parent child is followed in virtually all societies. ये काफी common है, सारी societies में हमें देखने को मिलता है. sexual relations between the members of an elementary nuclear family are termed as incest. तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जो और भी छोटे फैमिली में मेंबर्स होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करना इज वेरी वेरी इंसेस्ट. इंसेस्ट मीन्स नॉट एट ऑल अलाउड. ओके, स्ट्रिक्ट रूल. ठीक है, तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कंप्लीट नो नो है, तो ये है. ओके, नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट सिलेक्शन. द प्रोसेस वेयर पीपल चूज मैरिज पार्टनर इज कॉल्ड मेट सिलेक्शन. किससे आपको मैरी करना है, आप ये पर्सन चूज करते हो अपने लिए, वो होता है मेट सिलेक्शन. ठीक है. While in some societies, individuals are relatively free to choose their mate from the field of eligibles, in some other societies, those getting married have no say regarding whom they wish marry. दो तरह की केसेस होते हैं इसमें. पहला कि आपकी फ्री विल होती है, आपको पता होता है कि यू आर फ्री टू चूज एनीवन. ठीक है. सेकंड होता है दैट यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग. तो ये कौन से दो हैं, क्या है, अभी हम लोग डिटेल में इसे पढ़ेंगे. इवन इन फॉर्मर सिचुएशन इंडिविजुअल्स आर नॉट इंटायरली फ्री टू चूज देयर मेट्स. तो बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं होते हैं. इवन अगर हम फर्स्ट केस को इसमें देखें, ये वाला फ्री वाला, इसमें भी कुछ एलिजिबल हम लोगों को पता होता है कि इसी में से हम चूज कर सकते हैं, है ना. सो ये चीज है कि कंप्लीटली हमारा फ्री कभी नहीं होता है. कल्चर एंड सोशल प्रेशर्स हमेशा रहते हैं जो हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, In India, consideration of caste, religious, family background have traditionally been a great importance in selection of mates. कोई किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, कौन सा फैमिली बैकग्राउंड है उसका, क्या है, ये सब बहुत मैटर करता है हमारे इंडिया में. ठीक है. इन एडिशन लुक्स ऑफ गर्ल्स, हर कॉम्पिटेंस एज हाउसवाइफ आर ऑल्सो कंसिडर्ड. तो गर्ल्स के केस में ये देखा जाता है दैट गर्ल शुड बी अ गुड लुकिंग गर्ल. उसको काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, कैसे घर को संभालना है, क्या हाउसवाइफ ड्यूटीज है, उसे सब पता होना चाहिए. सो इस तरह के गर्ल को हम लोग परफेक्ट फिट फॉर मैरिज बोलते हैं. ठीक है. In urban middle class families, the earning capacity of girl is also considered, given considerable weightage.
यानी मिडिल क्लास फैमिलीज में आजकल ये देखा जा रहा है कि गर्ल जो है वो कुछ उसकी इनकम होनी चाहिए, है ना, ठीक है, तो ये भी कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्शन का ब्राइड का. सो दीज आर बेसिक थिंग्स जनरली जो हम लोगों को पता होती हैं. यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड. ओके, this is very generic. Now let us understand what is preferential marriage. While some societies prohibit marriage between certain categories of relatives, other societies permit or even require certain kinds of relatives to get married to. किसी किसी फैमिली, किसी किसी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि फैमिलीज में यू कैन मैरी विद योर रिलेशंस, ठीक है, बट किसी किसी में नहीं होता है. तो मैरिज विद पर्टिकुलर क्रॉस कजन आर अप्रूव्ड. क्रॉस कजन मैरिजेस किसी किसी सोसाइटीज में अलाउड होती है. व्हाट इज क्रॉस कजन मैरिजेस? फादर्स के सिस्टर्स से मैरिज, यानी आपके पेरेंट के अपोजिट सेक्स से, ठीक है, मदर्स के ब्रदर्स के बच्चों से शादी, तो ये होता है क्रॉस कजन, ठीक है. मैरिज विद पर्टिकुलर क्रॉस कजन्स, फादर सिस्टर और मदर्स ब्रदर्स ऑफस्प्रिंग आर अप्रूव्ड और परमिटेड. ओके, सो ये सेम है, सो कट इट, सेम पॉइंट है ये, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फादर्स के सिस्टर यानी हमारे पेरेंट्स के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरेंट्स के ऑपोजिट सेक्स के ब्रो, सॉरी सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग, यानी इनके जो बच्चे हैं उनसे अगर आप मैरी करते हो, ठीक है, दैट इज योर क्रॉस कजन मैरिज. ओके, और किसी किसी सोसाइटीज में क्या होता है, ये अलाउड होती है. नाउ लेट अस सी पॉसिबल रीजंस फॉर परमिटिंग और प्रेफरिंग कजन मैरिज. क्यों ऐसा होता है, व्हाट आर द रीजंस? पहला है फैमिली वेल्थ इज नॉट डिस्पर्स एज इट रिमेन्स विद इन फैमिली ग्रुप्स. फैमिली की जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी वेल्थ है वो फैमिली में ही रहती है, फैमिली के बाहर नहीं जाती. पहला तो ये रीजन है. दूसरा है रिलेशनशिप्स डू नॉट फेड अवे एज दे आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड अमंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. तो बहुत ज्यादा फैमिली जो है, सॉरी, बहुत ज्यादा जो रिलेशनशिप है वो खराब नहीं होता है क्योंकि सेम फैमिलीज से हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होती है. सो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है. Now we are going to see what is marriage arrangement. In some societies, the decisions regarding mate selection are made by parents. कुछ सोसाइटीज में ऐसा होता है कि हमारे मेट को सेलेक्ट करने वाला जो प्रोसीजर है वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. In some other societies, individuals are relatively free to choose their own mates. किसी किसी सोसाइटीज में आप फ्री होते हैं चूज करने के लिए कि आपको किससे शादी करनी है, ठीक है. मैरिज अरेंजमेंट्स thus tend to follow two patterns. दो तरह के मैरिज अरेंजमेंट्स होते हैं. पहला है पेरेंट अरेंज्ड यानी अरेंज्ड मैरिज, जिसमें पेरेंट्स अरेंज करते हैं सब कुछ. देन सेकंड इज सेल्फ चॉइस, दैट इज कॉल्ड लव मैरिज, जिसमें आप लव मैरिज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्योर लव फीलिंग्स एंड एक्सेट्रा. बट पेरेंट्स अरेंज में सब कुछ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अरेंज मैरिज. Traditional societies like India, where extended family network has been crucial, arranging marriage has been the concern of parents and elders. तो क्या होता है कि इंडिया में हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है कि अरेंज मैरिजेस क्या होती हैं क्या नहीं, है ना. Such marriages have also been unavoidable because in these societies there used to exist rigid sex segregation, due to which marriageable young girls and boys could not come together and know one another. तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और एकदम अलग अलग करके रखा जाता है ना. यू कैन नॉट मीट द पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी एंड देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. ओके, and everything is decided by parents and whoever is your elder. Even today, heterosexual intermingling is not widely prevalent. Heterosexual intermingling means if you are opposite sex persons, you cannot indulge in any kind of bonding and anything. And young people, especially girls themselves, seem to prefer arranged marriages. इसीलिए गर्ल्स को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि उनकी अरेंज मैरिजेस हो, so that उनको कोई भी साइकोलॉजिकल टेंशन ना हो if they like someone, if they have feeling for someone, and let's say that वो आगे जाके नहीं fruitful होता है, so they will have a psychological problem, it will hurt their feelings. So इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गर्ल्स के लिए अरेंज मैरिजेस को, ठीक है. However, it should be remembered that arranged marriages are rarely forced marriages. पर ऐसा नहीं है कि सारी अरेंज्ड मैरिजेस फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है. द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यंग पीपल गेटिंग मैरिड आर नॉट एंटायरली इग्नोर्ड.
जो भी आपके बेसिक नीड्स हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है, जैसे इफ यू नीड दिस क्वालिटी इन अ पर्सन, उसको रखते हुए आपकी अरेंज मैरिज होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज हो जाती है, ठीक है। सो सी दीज ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी डिबेटेबल। हो सकता है कि यू हैव सम अदर रीजंस कि हाँ नहीं अरेंज मैरिज ऐसे ऐसे होती है, क्योंकि सोशोलॉजी में सारे टॉपिक्स बहुत डिबेटेबल होते हैं। मे बी इसमें जो लिखा है वो उससे आप एग्री ना करो, मे बी अरेंज मैरिज की डेफिनेशन आपके लिए कुछ और हो, बट दिस इज ओनली अ बेसिक आइडिया, ओके, व्हाट वी थिंक ऑफ एज अ सोशोलॉजिस्ट। बाकी आप उस पर एक्स्ट्रा कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज योर choice, but I am going only with IGNOU material. Okay, so don't think that these are my personal views. These are not. Because many a times I have seen that people think that whatever I am teaching is my personal opinion. No, it's not. It's only IGNOU material that I am teaching. बाकी सोशोलॉजी के सारे टॉपिक्स बहुत डिबेटेबल होते हैं, सो यू कैन डिबेट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू। ओके, नाउ व्हाट इज लव मैरिज इन द वेस्टर्न अर्बन इंडस्ट्रियल? यानी लव मैरिज कहाँ का कॉन्सेप्ट है? वेस्टर्न का। इट इज नॉट इंडियन कॉन्सेप्ट। ये एक तरीका है मेड सिलेक्शन का, अपने पार्टनर को चूज करने का। इंडिविजुअली गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेटिंग। तो यहाँ पे क्या जाता है कॉन्सेप्ट डेटिंग का? आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट डेटिंग इज, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, ठीक है। दे मेक सेलेक्शंस बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग्स। यहाँ पे फीलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लव मैरिजेस में। दिस इज टर्म्ड एज लव मैरिज। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं लव मैरिज। मेड चॉइस इज डन बाय इंडिविजुअल कंसर्न्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन एंड लव। इसमें म्यूचुअल अफेक्शन होता है, दोनों साइड फीलिंग्स होता है, rather than pragmatic consideration of social status. ओके, तो सोशल स्टेटस वगैरह नहीं देखा जाता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। ओके, these love marriages stress the individual's supreme right to love and be loved in a romantic sensual sense. तो इसमें सारा फोकस जो होता है वो लव पे होता है, and how both people are equally in love with each other and everything. Such love is considered the essence of happiness. तो इसे हैप्पीनेस माना जाता है इस मैरिजेस में। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा व्हाट आर योर व्यूज एंड what type of marriage do you support, arranged marriage or love marriage, and what is the reason behind that? As a sociologist बताइएगा, not in general terms. Okay, now this is the picture that I found on 1 minute, let me change the color of the pen. Yes, so this is the picture that I have found on the internet, and it has all the differences, जैसे कि arranged marriage is family decision, love marriage is own decision. इसमें ज़्यादा सपोर्ट होता है, इसमें कम सपोर्ट होता है, बिकॉज यू आर चूजिंग योर पार्टनर। इसमें क्या होता है कि लेस प्रॉब्लम्स बिटवीन फैमिलीज, क्योंकि फैमिली ही चूज कर रही है। ओके, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देन ये लेस एक्सेप्टेंस होता है, इसमें ज़्यादा मोर एक्सेप्टेंस होता है, बट ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। ओके, इसमें अंडरस्टैंडिंग कम होती है, इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज द बेसिस इज लव एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेनियनशिप। इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होता है फैमिली का, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, यू जस्ट नीड टू लर्न इट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड चेंजेस इन मैरिज। Industrialization and urbanization have ushered in changes which have profoundly affected the institution of marriage. Industrialization and urbanization की वजह से बहुत ज़्यादा मैरिजेस में भी चेंजेस आए हैं, और इवन सारे इंस्टीट्यूशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट मैरिज में क्या क्या आए हैं वो अभी हम लोग कुछ स्लाइड्स में देखने वाले हैं। While different societies and within each society different groups have responded differently to industrialization and urbanization, nonetheless certain common trends, कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें मैरिज में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज का अलग अलग सब कुछ होता है कल्चर। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव कम इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। Changes in the form of marriage. Societies with traditions of plural marriage Societies with traditions of plural marriages are turning towards monogamy. So अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा monogamy देखने को मिल रहा है सोसाइटीज में। ओके, इंडिया द हिंदू मैरिज एक्ट हैज बैंड पॉलीजिनस एंड पॉलिंड्रियस मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट में तो इन दोनों को बैन कर दिया गया है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोगैमी ही अलाउड है। इवन इन Muslim country like Pakistan, legislation was introduced making it necessary for Qazi to solemnize plural marriages only if the first wife gave her written consent. We all know that Muslim culture में ऐसा होता है that one is expected, that one is told to have so many wives, but अब उसमें भी ये consent, written consent बहुत ज़्यादा valuable हो गया है। Without
Without written consent you cannot marry. Okay, parents and friends too are sympathetic in this matter. तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं. सोसाइटीज आर लाइकली टू मूव टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ सीरियल मोनोगेमी, और बहुत ज़्यादा सीरियल मोनोगेमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ना कि स्ट्रेट मोनोगेमी की तरफ. मैंने ऑलरेडी ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं. इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ वॉच the lecture that I have uploaded, the part 1, so that you can understand better. Okay. Changes in the mate selection. In traditional societies like India, where mate selection was entirely a prerogative of parents and elders, a dent has been made. That means earlier ये बहुत ज़्यादा होता था that mate selection, that choosing a partner was a job of parents and elders. You had no right to say in that. But these things are now changing. Young men and women are increasingly being given some say in the matter of mate selection. Now you can say if you want to marry somebody or not, you have full right to choose somebody. So पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. From a position in which they had no say whatsoever concerning whom they were to get married to, a stage has now come in which concerned individuals are consulted and their consent obtained. तो अब बहुत ज़्यादा कंसल्ट करके पहले मैरिज होता है, देन आपका कंसेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें. Dating, a practice in which a boy and a girl meet each other to get to know each other and enjoy themselves with relative freedom, is phenomena which can be seen in different colleges and universities of predominantly metropolitan cities. So I don't think, students, that this particular paragraph needs any kind of explanation. You guys already know what dating is, so I'm leaving it. Okay, it is just for your reading and understanding. इन इंडिया मेड सिलेक्शन थ्रू न्यूज़पेपर. अब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, एंड ऑल्सो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी यू कैन सी एंड फाइंड समवन यू वांट टू मैरी. तो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी अब आ गई हैं मॉडर्न सोसाइटी में. ओके, एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इज द रिपोर्टेड हार्नेसिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर ब्रिंगिंग पोटेंशियली कंपैटिबल मेट्स टुगेदर. सो कंप्यूटर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, है ना. तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. So these type of things you can quote in your answers to get good marks, क्योंकि ये contemporary reality है. So this is the thing that you should read upon. Now we are going to understand a change of age. किस तरीके से age में changes आए हैं. In India where traditionally child marriages were prescribed. पहले के टाइम पे child marriages बहुत होते थे, है ना. Now it has been banned. There is a act जो कि आया and it is now nowhere you will find any child marriages is allowed in India. Okay, early marriage continues in spite of impact of modern industrialization and urbanization, especially in the rural people. तो अभी भी ये होता है, पर रूरल पीपल नहीं मानते हैं, है ना. इन अर्बन टू देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट अ डॉटर मैरिड एज सून एज पॉसिबल. तो अर्बन एरियाज में हमें ये देखने को मिलता है दैट गर्ल्स की तरफ से ज्यादा होता था दैट ऐसे बोलते हैं कि पराया धन, बोझ एक्सेट्रा. सो इस तरीके से जल्दी से मैरी कर देते थे. ओके, बट नाउ एज यू सी थिंग्स आर चेंजिंग. सो काफ़ी रीजंस हैं, स्कूल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कल्चर. इन सब वजहों से गवर्नमेंट ने क्या किया दैट बॉयज़ के लिए इट्स 20 ईयर्स एंड गर्ल्स के लिए इट्स 18 ईयर्स. सो इससे पहले आप मैरी नहीं कर सकते. दिस इज द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एज. ओके, in urban areas however marriages are now generally taking place beyond these prescribed minimum ages. तो urban, सो वी कैन सी दैट अर्बन एरियाज में इस एज के काफ़ी बाद हम देखते हैं मैरी पीपल. सो मैरिज का कॉन्सेप्ट काफ़ी चेंज हो चुका है आज की डेट में. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विद ग्रेटर. तो रिचुअल और कस्टम्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी देख लेते हैं. विद ग्रेटर इंट्रूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस बढ़ा है, it was expected that a secular scientific outlook would emerge, and consequently the non-essential rituals and customs have always pleaded for avoiding of wasteful expenditure and meaningless customs. अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये जो इतना सारा होता है रिचुअल्स एंड कस्टम्स, इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, खर्चे होते हैं, और ये सब मीनिंगलेस होते हैं. इस तरह के कॉन्सेप्ट अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं. ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट कंट्रेरी to expectations of enlightened people, marriage in India are tending to become more traditional insofar and ritual custom complex. तो ज़्यादा रिचुअल जो है वो अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिचुअल्स हट चुके हैं. ओके, दे आर स्टिल देयर एंड दे आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स.
So this chapter ends here. Now next chapter is kinship, and I will discuss it soon. But before that, I want to tell you, if you are preparing for JNU exam, please let me know in the comment section, because I am going to cover all the uh, I'm going to cover entire syllabus in the MCQ form. So from now on till the exam of JNU, I will be uploading lectures for only JNU aspirants, and उसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो नेट और गेट और अदर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल होंगे. So don't forget to join my Telegram channel if you are JNU aspirant. If you have any doubt, you can always email me and I will try to solve it. Baki, you can comment, like, subscribe if you want. So thank you very much. Keep learning.